तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले दो अलग अलग चीज़ें, कुछ मेल आए थे तो मैंने कहा कि मुझे भी बताना चाहिए। एक, आपको याद होगा करीब 16 महीने पहले, 1.5 साल तो हो गए या 1.5 साल होने वाले हैं, अहमदाबाद से एक खबर आई थी एक आयशा की। एक लड़की जो अपने शौहर से परेशान थी, उसका शौहर उसे धोखा दे रहा था और दहेज और बाकी सारी चीज़ें थी। तो वो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर जाती है, पहले अपना एक वीडियो बनाती है और फिर उस उफनती नदी में छलांग मारकर खुदकुशी कर लेती है। उसके बाद उसके शौहर आरिफ को गिरफ्तार करती है पुलिस और अभी शायद लास्ट मंथ ही 10 साल कैद की उसको सज़ा सुनाती है। 16 साल के बाद ऐसी ही आयशा जैसी एक लड़की की ठीक ऐसी ही कहानी उसी साबरमती रिवर फ्रंट से फिर शुरू होती है। तब आयशा थी, इस बार नफीसा है। अहमदाबाद के ही करीब वडोदरा की रहने वाली नफीसा, उसे एक लड़के जिसका नाम है एक रमीज़, उससे प्यार हो जाता है। दोनों के बीच में ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी, शादी का वादा था, लेकिन ऐन वक्त पर रमीज़ मुकर जाता है और शादी करने से पीछे हट जाता है। नफीसा उसे दिल दे बैठी थी और उसके भरोसे पर थी, उसके वादे पर भी उसे भरोसा था। लेकिन जब रमीज़ ने उसे धोखा दिया, उसका दिल टूट गया। फिर उसने रमीज़ को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वो मान नहीं रहा और आखिरकार शायद आयशा की कहानी उसे मालूम थी। वो उसी अहमदाबाद के रिवर फ्रंट के किनारे पहुंचती है और 2 बार उस नदी में छलांग मारने की कोशिश करती है, बट हिम्मत जवाब दे देता है। नदी के किनारे से वो लौट आती है, फिर वापस अपने घर पहुंच जाती है वडोदरा। लगा नफीसा बच गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिवर फ्रंट पर खुदकुशी तो नहीं की उसने, लेकिन वहाँ वीडियो रिकॉर्ड किया और उसने अपनी पूरी प्रेम कहानी, रमीज़ की बेवफाई, वो सारी चीज़ों को उसमें रिकॉर्ड करके वो वापस घर आई। घर आने के बाद उसने फंदे से झूल कर खुदकुशी कर ली। तो 16 महीने के अंदर आयशा ही जैसी एक कहानी सेम उसी जगह, सेम गुजरात, सेम वही अहमदाबाद, सेम रिवर फ्रंट से शुरू हुई और उसी तरह से एक कहानी का अंजाम हुआ। बेहद अफसोसनाक है। मैं बार बार कहता हूँ, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, खुशी गम सब कुछ आता है, दुख तकलीफ बीमारी, लेकिन खुदकुशी हल नहीं है। और इससे बहुत सारे लोगों का दिल टूटता है। आपके अपनों पर क्या बीतती है ये आप जानते होंगे। तो ये तो रही आयशा और उसकी कहानी। अब इत्तेफाक से एक दूसरी कहानी देखिए, ये अजीब सी कहानी है। मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है। प्रयागराज, जो कभी इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज हो चुका, ये वहाँ की कहानी है। अखबारों में छपी। एक लड़की पुलिस स्टेशन में पहुँच गई और उसने एक रिपोर्ट लिखाई कि मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया है। अब ये कोई खबर तो है नहीं, लेकिन इसकी पूरी खबर सुनेंगे तो आप भी पता नहीं इसको कैसे लेंगे। हुआ ये कि प्रयागराज में, अब उनका नाम लूँगा नहीं, दोनों का, एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार के दौरान बहुत आगे बढ़ गए, दोनों ने कहा शादी करेंगे, लेकिन शायद दोनों के घर वाले बीच में आ गए। अब अपने यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़ात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, तो यही सारी चीज़ें दीवार बन गई इन दोनों के मोहब्बत के बीच और शादी के लिए घर वालों ने इनकार कर दिया। अब लड़का लड़की दोनों ने फैसला कि क्या करें। हालांकि उनके पास ऑप्शन भी था कि भाग के कर लें, पर उन्होंने नहीं किया। फिर दोनों ने तय किया कि चलो एक काम करते हैं, ये रिश्तेदार, घर, ख़ानदान, सोसाइटी तो साथ दे नहीं रहा, कम से कम साथ शादी नहीं कर सकते, जी नहीं सकते, साथ मर जाते हैं। दोनों फैसला करके पहुंच जाते हैं प्रयागराज में एक पुल पर और ऊपर से पुल से उनको नीचे छलांग मारनी है नदी में। लड़का और लड़की दोनों साथ हैं। अब उसके बाद बारी आती है, लड़की पहले छलांग मार देती है। अब लड़की को स्विमिंग भी आती थी। अब लड़की छलांग मारकर नीचे पहुंच गई और देख रही है कि उसका जो आशिक है वो अभी भी पुल पे खड़ा है और उसे देख रहा है। अब वो शायद नीचे बहती नदी में अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर, क्योंकि वो स्विमिंग भी जानती थी, इशारे से उसको बुला रही कि भैया तुम भी कूदो, साथ मरने का वादा किया है। और लड़का सुनने को तैयार नहीं, वो कूद ही नहीं रहा है। खैर, लड़की किसी तरह से तैरते हुए किनारे पहुंची और उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गई कि मेरे बॉयफ्रेंड ने देखिए धोखा दिया, वो भी मरते वक्त बोला था साथ मरेंगे, मुझे तो कूद गई, मुझे रोका नहीं और ख़ुद कूदा नहीं।
अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। हालांकि सुसाइड अटेम्प्ट करना भी अपने यहाँ एक जुर्म है, तो मामला लड़की के खिलाफ भी बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई है, उसका मुझे भी जवाब समझ में नहीं आ रहा, आप ही लोग बेहतर है जवाब दीजिए। वो ये है कि यहाँ पे कौन एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा था या कौन धोखा दे रहा था। लड़की को स्विमिंग आती थी, लड़के को नहीं आती थी। अब लड़की कूद गई तो क्या कूदने के बाद लड़की, अगर लड़का भी कूद जाता तो वो तैर कर किनारे पहुंच जाती, या फिर यह है कि लड़के के साथ ही वो डूब जाती, और लड़के ने जब वादा किया तो वो क्यों नहीं कूदा। तो बड़ा अजीब सा मामला है, मुझे नहीं मालूम इसका अंजाम क्या है। ये दोनों चीज़ें आई तो मैंने कहा कि आप तक पहुंचा दूं। अब आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको जानकारी दे दूं कि कुकू FM ऐप पर भी तमाम कहानियाँ आती हैं, अलग अलग तरह की कहानियाँ आती हैं, बहुत बेहतरीन कहानियाँ आती हैं। तो आप उस पर भी अपने मनपसंद की कहानियाँ सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जो भी आपका टेस्ट है, जो मनपसंद आप जिस सब्जेक्ट पे कहानी सुनना चाहते हैं, अलग अलग कैटेगरी में कुकू FM ऐप पर आप वो कहानियाँ सुन सकते हैं। पिछले दिनों, यानी कि यही आज 24 है, 20 जून सोमवार मंडे का दिन था, महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर है एक इलाका सांगली। सांगली का अक्सर बहुत नाम आता, कई बार सूखे के लिए, कई बार कुछ और गरीबी की वजह से होने वाले हादसों के लिए। इसी सांगली से एक बहुत ही बेहद अफसोसनाक खबर आई थी, और वो ये कि एक परिवार के 9 लोगों ने खुदकुशी कर ली। अब धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले तो ये मामला क्या था, ये एक परिवार था जो सांगली के, वहाँ पे एक गांव है जिस गांव में ये लोग रहते थे, महसल करके, और 2 घर में 2 भाई रहा करते थे, दोनों सगे भाई। एक का नाम पोपट और एक का नाम पोपट यल्लाप्पा वनमोरे, और एक का नाम था मणिक वनमोरे। तो मणिक वनमोरे और पोपट वनमोरे ये दोनों, एक इसमें से वेटनरी डॉक्टर थे, पशु चिकित्सक, और दूसरा टीचर। और इन दोनों का परिवार जो था, उनमें एक बेटी है, वो बैंक में जॉब करती है। तो ये भी नहीं कि ये लोग कुछ वैसी फैमिली, ठीक ठाक आर्थिक हालत, माली हालत भी ठीक, और पढ़ा लिखा परिवार। तो ऐसा भी नहीं कि सांगली में एक दूर दराज बेहद गरीबी से और उससे तंग आकर कुछ सुसाइड कर ले। एक अच्छा खासा परिवार, अब जिसमें एक डॉक्टर हो, एक टीचर हो, एक बैंक में जॉब करती हो, तो कुल मिलाकर सब कुछ ठीक है। लेकिन मंडे को मॉर्निंग में, अच्छा यहाँ पे दोनों परिवार, 2 जो भाई थे, इन दोनों भाइयों के जो परिवार में कुल मेंबर थे वो 9 थे, पर दोनों भाई एक साथ नहीं रहते थे। एक का घर अलग था, एक का घर अलग था, थोड़ी दूरी पर। मंडे की सुबह, 20 जून की सुबह, आमतौर पर घर के परिवार के लोग उठ जाया करते थे, अपना रोज़मर्रा का जो काम होता वो करते, पड़ोसियों की नज़र पड़ती। लेकिन मंडे दिन ढलने लगा और घर से कोई बाहर नहीं आया, घर का दरवाज़ा नहीं खुला। पड़ोसियों को फिक्र हुई, क्योंकि अब अमूमन ऐसा होता नहीं है। पड़ोसियों ने फिर घर के मेंबर के जो मोबाइल थे उस पर फ़ोन किया, कोई फ़ोन का भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो फिर पड़ोसियों को शक हुआ, उनमें से एक ने जाकर दरवाजे और खिड़कियों को टटोला, और फिर उसकी चीखें निकल गई। उसने देखा अंदर लाशें पड़ी हैं। उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई। अब जब पुलिस की टीम आई तो एक घर से, जो घर के मुखिया पोपट वनमोरे, 52 साल उम्र, इनकी लाश मिली। इनकी वाइफ संगीता 48 साल की थी, उनकी लाश मिली। इसके अलावा अर्चना पोपट 30 साल की, उसकी लाश मिली, जो बेटी थी। इसके अलावा शुभम पोपट 28 साल, बेटा, उसकी लाश मिली। फिर जो दूसरे भाई मणिक 49 साल, उनकी लाश मिली। मणिक की वाइफ रेखा की लाश मिली, और इनका एक बेटा आदित्य 15 साल, उनकी लाश मिली। और साथ में अनीता 28 साल और एक अक्का ताई, दोनों भाइयों की माँ, इनकी लाश मिली। तो एक घर से, मणिक के घर से 3 लाशें मिली, उनकी, उनकी बीवी की और उनके बेटे की। और पोपट के घर से 6 लाशें मिली, वो, उनकी पत्नी, उनके बेटा बेटी और माँ। सभी के मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस आती है, उसके बाद लाश को कब्जे में लेती है, अस्पताल भेजती है, पोस्टमार्टम होता है। शुरुआत में पहले कुछ मिला नहीं, लेकिन ये पहली नज़र में लग रहा था शायद पॉइजन का मामला है। पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, बताते हैं कि सब कुछ ठीक था, फैमिली अच्छी थी। लास्ट वीक ही इस घर में पानी पूरी की पार्टी भी हुई थी, और अच्छे लोग थे, जानवरों से प्यार करते थे, कभी किसी की शिकायत नहीं, कोई हिंसक नहीं। लेकिन ये भी पता चला कि ये लोग कर्ज में थे,
और फिर कर्जदारों की लिस्ट आई। ये भी बताया कि बहुत बार घर पे कर्जदार आकर दरवाजे के बाहर ही चीख कर पैसे मांगते थे, एक तरह से सामने वाले को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। और ये पढ़ा लिखा परिवार कई बार कहता भी कि खामोशी, धीरे से हम दे देंगे वक्त पर। लेकिन आमतौर पर जो उधार पे पैसे लेते हैं वो इतने सॉफ्ट या इतने अच्छे भी नहीं होते हैं। वो उनको पता है कई बार पैसे निकालने का तरीका ये है कि सामने वाले के घर पर जाकर उन्हें बेइज्जत करो उनके पड़ोसियों के सामने, ताकि शर्म के मारे वो जल्दी दे दें। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कई बार यही चीज़ें बहुत उल्टी पड़ जाती हैं। तो ये सारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बातें आई कि कर्ज था, माली हालत ठीक नहीं थी। पुलिस को भी ये लगा कि यही वजह हो सकती है। फिर एक सुसाइड नोट जैसी चीज़ भी मिलती है घर से, और उसमें ये पता चलता है कि ये लोग वाकई कर्ज के तले, बोझ तले डूबे हुए थे। उसमें एक जगह ये भी था कि एक स्टील की फैक्ट्री डालना चाहते थे, उसके लिए पैसे लिए थे, लेकिन कुछ वजह थी जो वो पैसे लौटा नहीं पाए और फैक्ट्री शुरू नहीं हुआ। वो वजह क्या थी उसका जिक्र नहीं किया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब पुलिस तफ्तीश करती रही। 9 लोगों की मौत का मामला था, बुराड़ी लोगों के जहन में ही है। अब यहाँ कई चीज़ें थी कुछ इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे। पहली चीज़, 9 लोगों ने खुदकुशी की, लेकिन बुराड़ी में 11 की थी। लेकिन बुराड़ी में जो 11 की थी तो वो तमाम परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहता था। अब यहाँ 9, 2 भाइयों का परिवार, 3 एक अलग घर में और 6 अलग घर में। सुसाइड करने की अगर आप लोगों ने सबने सोची तो फिर ये कैसे हो सकता है कि 3 अलग कहे कि मैं यहाँ मर रहा हूँ, आप 6 वहाँ मरो। ऐसा बड़ा कम होता है, क्योंकि कहते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये है कि अगर एक सुसाइड करने वाले का जहन, उसके दिमाग को आप सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी भटका दें, उसके उस ख्याल, उस सोच को कहीं और डाइवर्ट कर दें, तो मरने का इरादा छोड़ देता है। लेकिन यहाँ जैसे एक और भी कहा जाता है कि सुसाइड जो है वो अचानक किया जाता है। ये नहीं कि अच्छा मैं परेशान हूँ, 1 साल तक अगर कर्ज नहीं डूबा तो मैं 2023 में सुसाइड कर लूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। सुसाइड प्लान करके कि मैं इस दिन इतने बजे वहाँ जाकर करूँगा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन सभी का कहना है, जिन्होंने 500, 600 ऐसे सुसाइड के केस को हैंडल किए हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, कि चीज़ें अचानक आती हैं और फिर अचानक होता है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि लेकिन बुराड़ी में 11 लोगों को तो एक साथ अचानक नहीं आ सकता, तो बुराड़ी में एक धोखा हुआ था। उस बुराड़ी में कहते हैं कि जो सुसाइड करना था वो एक को करना था, जो जादू टोना और पुनर्जन्म और पिता से मिलना था। बाकी 9-10 को तो पता ही नहीं था कि हमें मरना है, वो तो ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, एक तरह से हम मर गए, तो उनके दिमाग में नहीं था। तो वहाँ एक ही के दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पे ये है कि 2 परिवार 2 अलग अलग रह रहा है, दोनों भाई हैं, लेकिन एक जगह 6, एक जगह 3, और एक ही वक्त में, एक ही रात में तमाम लोग अलग अलग छत के नीचे जहर पी रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? एक्सपर्ट्स थोड़ा कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो जांच का विषय है। खैर, अब यह कि कर्ज में डूबे में एक स्टील की फैक्ट्री खोलनी है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, कर्जदारों ने ताने मारने शुरू किए, तो फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी कि अब सुसाइड कर लेते हैं। कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को बयान दिया है और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त से, बल्कि कई महीनों से, ये पूरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं और जो दूसरे टीचर हैं, उनकी ज़ुबान से वो एक राइस पुलर का शब्द सुनते थे। एक चमत्कारिक सिक्के की बातें करते थे वो, कि हमारे पास एक चमत्कारिक सिक्का है और फॉरेन की 2 कंपनियों से बात हो गई है, करीब 3000 करोड़, 3000 करोड़, और वो पैसे भी हमें मिलेंगे, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अब गांव वाले कहते थे कि ये क्या बातें हो रही हैं, लेकिन उनके पास था कि एक है ऐसी चीज़ जिसमें जादुई शक्ति है, उससे आप अमीरी को अपनी तरफ ला सकते हैं। अब ये जब नाम सुना कि राइस पुलर, तो पुलिस के भी कान खड़े हुए। हालांकि अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन पुलिस ने कहा कि ठीक है, अगर लोगों का ये कहना है तो हम इस मामले की भी जांच करते हैं इस पहलू से। तो अब ये हो रहा है कि ये राइस पुलर की बात ये लोग क्यों कह रहे थे। किसी राइस पुलर एक तरह का, एक आप उसको सिक्का, लोटा, किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। अब ये राइस पुलर है क्या, और क्या इस राइस पुलर का ही 9 लोगों की मौत के पीछे कोई हाथ है? क्या ये किसी धोखे के शिकार हुए, ठगी का शिकार हुए? क्या इन लोगों ने स्टील फैक्ट्री के लिए जो बात की और उसके लिए पैसे लिए थे कर्जदारों से, वो पैसे और ये स्टील फैक्ट्री इसलिए डाली कि उन्हीं के पास एक ऐसा सिक्का लग गया था, एक ऐसा राइस पुलर,
कॉइन कि उन्हें लगा था कि अब बस अमीरी इनकी तरफ खींची चली आएगी और सारे दुख दूर हो जाएंगे, हज़ारों करोड़ के मालिक बन जाएंगे, उसके ख़रीदार होंगे और फ़ॉरेन में उसको बेचेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये शब्द अपने आप में कान खड़े करने वाले हैं, राइस पुलर। अब सवाल ये है कि राइस पुलर है क्या। मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरे समझाने की, और ये इसके ज़रिए आप जानेंगे कि इस देश में एक ठगी का ये पूरा नया चलन है और जो बहुत सारे स्टेट में इसके सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग शिकार हुए और कहते हैं कि करोड़ों रुपए लोगों ने लुटा दिए इस झूठ, फरेब और धोखे के चक्कर में। राइस पुलर का मतलब होता है चावल खींचने वाला। अब ये कॉइन, एक सिक्का होता है। अब कॉइन भी हो सकता है, बर्तन भी हो सकता है, लोटा भी हो सकता है, कोई धातु भी हो सकता है। और कहते हैं कि राइस पुलर की कीमत, जिसको ये देते हैं आगे कि इससे तुम्हारी अमीरी आएगी, उसकी कीमत बताते हैं कि ये जब तुम जाओगे और इसको विदेशी लोग खरीदेंगे तो 200 से 500, 2000, 3000 करोड़ में नासा जैसी एजेंसी तक इसको खरीद लेगी। अब जो भी जल्दी, क्योंकि आमतौर पर लुटता वही शख्स है जो शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता है। पैसे रातों रात नहीं मिलते, पैसे रातों रात बनते भी नहीं हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब आपको फटाफट पैसे मिलने शुरू हो जाएं या किसी के पास आने शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि या तो वो फंस गया है या किसी गलत रास्ते पर है या फिर लालच में आ गया है। तो हमेशा अगर इन चीज़ों का हम ख्याल रखें तो शायद, जैसे कई बार होता है, आप पैसे दीजिए हम डबल कर देंगे 2 दिन में, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता। वो सारे ठग असल में हमारे अंदर बैठे हुए लालच को जानता है और उसी लालच के साथ वो खेलता है और फिर हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तो राइस पुलर नाम का एक मैग्नेट, जिसके नाम पे कई धंधेबाज, कई ठग काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे लोग मुंबई, दिल्ली, आंध्रा, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके, इन सब जगहों पर हैं जो ये गैंग काम करते हैं। अब ये करते क्या हैं कि किसी को बताते हैं कि देखो ये राइस पुलर, ये एक सिक्का है, कुछ चावल के दाने रख देते हैं, कहते हैं देखो अब ये चावल के दाने को इस सिक्का अपनी तरफ खींच लेगा, और वो वाकई खींचना शुरू कर देता है। आप अगर कुछ वीडियो देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने बाकायदा अपने वीडियो से प्रचार भी करते हैं ऐसे गैंग और ठग। और इसके बाद वो दिखाते हैं कि ये एक मैजिक कॉइन है। अब इससे क्या होगा, इससे वो सारी दौलत आपके पास आ जाएगी जो आप चाहते हैं। लेकिन कैसे, उसका फिर तरीका भी बताते हैं। कहते हैं ये जैसे एक धातु है, एक तरह का, अगर आप इसको किसी पहाड़ पे, किसी खुली जगह पे ले जाकर रख दो और इस पर आसमान की बिजली गिर जाए, क्योंकि वो खींचती है धातु को अपनी तरफ, तो उससे जो ऊर्जा निकलता है उसके बाद फिर इसकी जो कीमत होती है वो अनमोल हो जाती है। तो ये सिक्का जिसके पास होगा, जो चावल अपनी तरफ खींचता है राइस पुलर, और उस पर अगर बिजली गिर गई तो फिर समझ लीजिए कि आप करोड़पति नहीं अरबपति होंगे। और करोड़ों में बताकर इसको बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब उससे ये भी कहते हैं कि इस कॉइन से या इस सिक्के से या इस धातु से एनर्जी निकलती है, और ये तक बताते हैं कि इससे सैटेलाइट भी बनता है। ये सारे जो ठग हैं, और ऐसे बहुत केस स्टडी है, मैं आपको बताऊंगा। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि ये धातु के जरिए, 2 मुँहा सांप जो गैंग है इसी के साथ जो काम करते हैं, पानी की धार पर चढ़ने वाली जो खास लकड़ी होती है, या एक खास प्रजाति का उल्लू, इसके बड़े लेके बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। तिलिस्मी शंख हो, ख़ास किस्म का एक चश्मा हो कि उससे आपकी सारी अमीरी आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे लोग करोड़ों रुपए ठगते हैं और हम जैसे लोग ठगा जाते हैं, क्योंकि लालच के चंगुल में फंस जाते हैं। और ये अलग अलग शहर में, अलग अलग जगहों पे लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। राजस्थान, MP, जैसे हमने कहा, आंध्रा, महाराष्ट्र, इवन दिल्ली, गुरुग्राम, और ये सब बताते हैं एक मैग्नेटिक पावर है। ये कहते हैं कि अगर आपके पास आ गया और ये सारी चीज़ें आ गई तो इसको कोई भी स्पेस एजेंसी भी खरीद लेगी, इंक्लूडिंग जो नासा है वहाँ तक। और कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें बड़े शक्ति और जादू और मैजिक है, इसके ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये भी कहते हैं कि जो सैटेलाइट ऊपर जाता है उसके अंदर भी ये राइस पुलर ही लगा होता है जो सारी ऊर्जा को देता रहता है और आप ऊर्जा के मालिक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये जो गैंग काम करता है ये अपने साथ सामने वाले को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे ऐसे लेटर, LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या फिर सर्टिफिकेट, वो लेकर घूमता है कि ये देखो, ये जो मैग्नेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी दुनिया की अलग अलग इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी बॉडीज़, उनकी तरफ से ये रिकमेंड है, जिसमें बाकायदा इसरो, DRDO, नासा, अमेरिकन रेडियम सोसाइटी, ऐसी एजेंसियों, बार्क,
इन सब के वो लेटर दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो ये सब सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इससे कितना काम हो सकता है। इवन ये गैंग कितना ज़्यादा एक्टिव है इसका अंदाज़ा इससे लगाया कि 2018 में इस अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चेतावनी भी जारी की थी कि इस तरह के बहकावे में ना आए। राइस पुलर नाम का कोई धातु नहीं होता है, इससे आप कोई अमीर नहीं बनेंगे। और आरबीआई कम से कम उनका ये भी होता है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं खरीदेंगी तो आरबीआई का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आपको बल्कि ठग रहे हैं और इसका स्पेस या फिर ऊर्जा और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है और इससे आप दूर रहें। तो जैसे आमतौर पे बहुत सारी चीज़ों से ठगी होती है, राइस पुलर नाम के एक मैग्नेट, एक सिक्का, एक लोटा, कोई भी एक धातु की चीज़ देकर आपको वो ऐसा कर देते हैं कि इसके अंदर से ऊर्जा आएगी और फिर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां इसको खरीदेंगी और करोड़ों भी नहीं, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 करोड़ रुपए में। और पता नहीं कैसे लोग झांसे में आ जाते हैं। दिल्ली में ऐसे कई गैंग पकड़ाए, बल्कि उसमें से कुछ गैंग जो पकड़ाए उसका वो भी दिल्ली पुलिस ने बताया, दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने पकड़ा था। तो भाई ख़ास तौर पर एक सूट भी उसी तरीके का पहन के अपने ग्राहक को जाता था कन्विंस करने के लिए। अब वो सूट कैसा था वो बताता था कि ये जो आपको मैग्नेट दे रहे हैं हम, ये जो कॉइन है इससे रेडिएशन निकलता है तो उससे बचने के लिए हम ये सूट पहनते हैं। फिर उससे पूछा गया कि ये कार्टून जैसा सूट तुम कहाँ से लाते हो? तो बोला ये तो सब मेले वेले में जो इस्तेमाल होता है हम वही पहन के आ जाते हैं, पर लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करता है कि हाँ ये कुछ भारी चीज़ है, इससे ख़तरा भी है, इससे ये भी है, तो बहकावे में आ जाते हैं। अब सवाल ये है राइस पुलर ही क्यों? या आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है? ऐसे बहुत सारे आप हमारी क्राइम तक फैमिली के अलग अलग लोग हर जगह पे छोटी छोटी जगहों पे भी है। मैंने ही जब ये पूछा था अपनी टीम से ही कि राइस पुलर चावल खींचता है, गेहूँ क्यों नहीं खींचता, चीनी क्यों नहीं खींच सकता, फूल क्यों नहीं खींच सकता, कपड़े क्यों नहीं खींच सकता और बाकी कोई भी चीज़, तो कोई जवाब था नहीं। फिर पता चला कि चलो चावल ही, लेकिन चावल कैसे? या तो आप मैग्नेट से भी चावल आप अपनी तरफ नहीं खींचते हैं, तो ऐसा क्या है? तो उन्होंने बड़ा तरीका बताया। उन्होंने कहा था कि पहले ये जो है ना ब्लैक काले रंग का रबर या चटाई जैसी चीज़ लेते हैं और उसको रख देते हैं ताकि नीचे रखा कोई सामान दिखाई ना दे। सपोज इस टेबल पे मैंने रख दिया और इस पर मैंने काला सा कुछ बिछा दिया और नीचे कोई, अब आप नीचे क्या रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और उस शीट के नीचे जो मैंने इस टेबल पर रखा है वो गोल चुंबक रखते हैं और उस चुंबक को चारों तरफ रस्सी से बांध देते हैं। इसके अलावा आप सवाल है कि चलो चुंबक बांध दिया, अब तुम चावल को कैसे खींचोगे? तो असल में ये चावल भी वो थक खुद लेकर आते हैं जिसको सामने कन्विंस करना है। और ये चावल नहीं बल्कि छोटे छोटे जो लोहे के जंग वाले वो नहीं आते हैं, आपने देखा होगा कहीं आप कहीं जाएं, लोहार या लोहे का जो काम करने वाले लोग हैं, तो छोटे छोटे जो कण होते हैं उसे ये चावल के दानों पर चिपका देते हैं। ऐसा नहीं कि चावल कण ही होता लोहे का, नहीं, वो चावल के दाने लेते हैं, उस चावल के दाने को किसी फेविकॉल या किसी चीज़ में रखा और उसमें जो लोहे के कण है वो अगर एक चावल के दाने में एक कण भी छोटा सा चिपक गया और वो चावल का दाना भी वाइट, कण भी वाइट हो गया फेविकॉल या किसी और चीज़ से, तो अब जो नीचे मैग्नेट है वो तो खींचेगा। अब उसके बाद उन्होंने वो सिक्का रख दिया और चारों तरफ उस सिक्के को घुमा रहे हैं और चावल उनकी तरफ चला रहा, हालांकि वो मैग्नेट से आ रहा है, लेकिन लोग देख के इसको प्रभावित उसके बाद फिर बताते हैं। अब वैसे ही लोटा हो या कोई और चीज़ हो तो वो वैसे ही धातु होगा तो वो खींचेगा और पीछे आएगा और लोगों को लगता है कि वाह क्या कमाल की चीज़ है, तो वाकई जादू है, और इसलिए वो एक बार उसका फिर भरोसा जीतते हैं। फिर कहते हैं कि देखो ये जो चीज़ दे रहा हूँ तुम्हें, अब वो लाख से शुरू होता, सामने वाले की हैसियत देखकर लोग करोड़ों लोगों में भी खरीद चुके हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये केस स्टडी है इसी देश में, इसी सिक्के को मैजिक सिक्का समझकर कि ये तुमसे नासा वाले और बाकी लोग कई 100 करोड़ में खरीदेंगे, क्योंकि इससे ऊर्जा निकलती है और सारी चीज़ें होती है और लोग खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो यही चीज़ें, ये राइस पुलर फिलहाल इस सांगली के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि कुछ पड़ोसियों ने कहा कि पहली बार डॉक्टर साहब और उनके भाई के मुंह से ये सुना था राइस पुलर, और उसके बाद ये 9 की 9 मौत हो जाती है। तो क्या राइस पुलर के चक्कर में उन्होंने जो कर्जदारों से पैसे स्टील फैक्ट्री के लिए लिए वो उधर ठगों को दे दिए और वो पैसे डूब गए, इधर कर्जदार तंग कर रहा है। तो पुलिस ने फिलहाल जो जांच की उसमें एक चीज़ सामने आई कि हाँ इन्होंने कर्जा लिया हुआ था और कई लोगों से लिया था। ऐसे 15 कर्जदारों को सांगली पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। क्यों? अलग अलग सेक्शन में, क्योंकि आप कर्ज देते हैं, ठीक है, आपका कर्ज नहीं लौटाया जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कानून है, आप अदालत में जाइए, पुलिस के पास कंप्लेंट कीजिए, किसी को इतना तंग मत कीजिए कि वो सुसाइड कर ले। तो उनके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज करके सांगली पुलिस ने 15 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने इस परिवार को कर्ज दिया था।
13 और ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है। तो इसका मतलब है बड़े पैमाने पर कर्ज लिया था। अब आगे इसमें राइस पुलर कितनी थोड़ी कामयाब होती है, क्या उसके पीछे थी, वो ठग कौन थे, अगर ये कहानी है पूरी तो जैसी अपडेट आएगा मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आज कहानी में लेकिन इतना ही, बट कहानी ख़त्म करूं अपना सिलसिला। मयूरी पाटिल, आज इनका जन्मदिन है, तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मयूरी। और प्रीतेश पाटिल ने भेजा, इनकी बहन है। हिमांशी फुलारा, आज इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे है हिमांशी। और हिमांशी जी ने लिखा है कि एक तो ये बर्थडे इनके लिए खास है, नई नौकरी लगी है और इनकी बेटी है प्ले स्कूल में जा रही है। तो मैं हमेशा कहूँगा आपका दिन हमेशा खास रहे, आप हमेशा अच्छे रहें एंड एंजॉय योर बर्थडे। इसके अलावा मनीषा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनीषा। और कुलदीप परिहार जी ने भेजा है, साथ ही सुनीता साहू और सुकेश कुमार साहू, इन दोनों का जन्मदिन है। और ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो बड़ा अच्छा है कि आप दोनों पति पत्नी एक ही दिन पैदा हुए। पता नहीं इस वजह से शादी की या फिर जब पैदा हुए थे बचपन से ही आप लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जो भी हो जोड़ी सलामत रहे, आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। आप दोनों को जन्मदिन की बहुत बधाई। और ये उड़ीसा से हैं। इसके अलावा चित्रा गांधी जी, थैंक यू सो मच चित्रा जी मेल के लिए। और आपकी वाकई हिंदी अच्छी है, तो आप कभी अब आइंदा मत लिखिएगा कि आपकी हिंदी ख़राब है। और एक बहन अगर हिंदी बुरी भी लिखेगी तो फिर एक भाई जो है उसको कभी ख़राब के तौर पर नहीं देखेगा, लेकिन आपकी सच में बता रहा हूँ हिंदी अच्छी है। इसके अलावा वेनेसा पॉल और इनकी मम्मी दोनों थैंक यू वेरी मच कहानी सुनने के लिए। ये पुणे से हैं और इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें। और साथ में रत्नेश कुशवाहा जी हैं, धनंजय चटर्जी की कहानी सुनना चाहते हैं, कोलकाता वाली, और मैं ये सुना चुका हूँ रत्नेश भाई, इसी में मिल जाएगी आपको क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में। इसके अलावा सतीश कुमार बर्रा हैं या बुर्रा, उत्तर प्रधान हैं, एडवोकेट अमीश पांड्या जी, इन्होंने आज एक मेल भेजा और एक तस्वीर भेजी है 2 विंडो में। एक मेरी तस्वीर है, एक इनकी तस्वीर है। इन्होंने कहा, ये भावनगर से हैं, कि इनकी मम्मी ने कहा है कि इनकी शक्ल जो है अमीश भाई की ये मुझसे मिलती है, तो आप राय दीजिए अपनी। तो अमीश भाई मैंने देखी, सच में शक्ल मिलती है, बस आपके बालों का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है और आपका चश्मा भी अलग था, बाकी शक्ल मिलती है। तो चलिए कभी आपसे मुलाकात भी होगी, क्या पता हम दोनों कभी कुंभ के मेले में बिछड़ गए हों। इसके अलावा सोनी सिंह हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। सिद्धांत त्यागी हैं, नीलम दिनेश प्रणामी हैं, ये सूरतगढ़ से हैं, थैंक यू सो मच नीलम जी। इसके अलावा नज़र नवाज़ हैं, अनु शर्मा जी हैं। और प्लीज़ सॉरी मत बोलिएगा, आप कभी कभी बहुत सारे अपनी फैमिली मेम्बर गुस्से में मेल लिखते हैं, कई की कहानियाँ नहीं सुनाता तो मेल लिख देते हैं, कई कुछ और वजह से, तो कई के रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो बट मैं नाराज़ नहीं होता हूँ। और अनु जी प्लीज़ कभी सॉरी मत लिखिएगा। इसके अलावा नवनीत नमान हैं, साथ में मनु जोशी जी एक स्टोरी की फरमाइश की, अरविंद यादव जी ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है, और इसरार अहमद साहब हैं। तो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के इस प्यार के लिए। कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।